नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम लोग देखने वाले हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का चैप्टर 5 और चैप्टर 6। जी हाँ, चैप्टर 5 यानी कि अध्याय 5 में बताया गया है कि जो आतंकवाद से जो आगम यानी कि जो संपत्तियां हैं, जो आतंकवाद गतिविधियां या आतंकवादी क्रियाकलापों से इकट्ठी की गई है या उसके इस्तेमाल के लिए उसे एकत्रित किया गया है, उनका क्या होगा, उन कौन जब्त कर सकेगा, कौन उसके बारे में ऑर्डर कर सकेगा, वो चैप्टर 5 में दिया गया है। चैप्टर 6 में बताया गया है कि आतंकवादी संगठन और जो इंडिविजुअल्स हैं जो आतंकवादी हैं उनका क्या होगा, वो किस तरीके से घोषित किए जाएंगे, उनके बारे में जो है चैप्टर 6 में बताया गया है। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं इसके बारे में। इसके आगे का जो एक और चैप्टर 7 रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको जल्द से जल्द ही जो क्विज़ टेस्ट हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर वो मिलेंगे, और जो लेटेस्ट न्यूज़ रहेगी लॉ से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 अध्याय 5 सेक्शन 24 रेफरेंस टू प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म टू इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर टेररिज्म। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि वह हर संपत्ति जो कि आतंकवाद के क्रियाकलापों में यूज़ करने के लिए आशयित है, यानी कि हो सकता है कि वो उसके अंदर यूज़ किया जाए, तो ऐसी हर संपत्ति जो है वो आतंकवाद के जो आगम जो कि हमने देखा था उसके अंतर्गत काउंट की जा सकेगी। यही जो है सेक्शन 24 के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन 24A फॉरफीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के आगम का संपहरण। तो आतंकवाद के आगम, जैसे कि हम जानते हैं कि आतंकवाद के आगम वह होंगे जो आतंकवाद की गतिविधियां या क्रियाकलापों द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है या जो धन है वह इकट्ठा किया गया है। तो ऐसे वह हर जो संपत्ति है उसका जो है फॉरफीचर यानी कि संपहरण किया जा सकेगा। और ऐसा संपहरण कौन करेगा, तो वह इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है ऐसी संपत्ति को संपहरण कर सकेगी, या फिर जो न्यायालय है जिसके अंतर्गत अगर अध्याय 4 या 6 के अंदर कोई दोषी है या जिसने अपराध किया है उसका जो है जो कार्रवाई उसके अंतर्गत चल रही है, तब जो है न्यायालय भी ऐसी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकेगा। यही 24A के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन 25 पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एंड अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो अन्वेषण अधिकारी और अभिहित अधिकारी की शक्तियाँ और अभिहित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील। यहाँ हमने देखा कि जो अभिहित अधिकारी है उसके बारे में हम डेफिनेशन में देखा था कि उसे जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार नियुक्त कर सकेगी। अगर केंद्र सरकार करती है तो वह जॉइंट सेक्रेटरी से पद से नीचे की श्रेणी का नहीं होगा, और अगर राज्य सरकार करती है तो सेक्रेटरी से नीचे की पद श्रेणी का नहीं होगा। तो अगर जो है ये जो व्यक्ति हैं ये नियुक्त कर दिए जाते हैं, तब अध्याय 4 और 6 के अंतर्गत यदि कोई अपराध होता है तो जो उसका अन्वेषण करने वाले अधिकारी होते हैं, जब वह अन्वेषण अधिकारी को लगता है कि जो संपत्ति है उस व्यक्ति की जिसने धारा अध्याय 4 और 6 के अंदर अपराध किया है, वह संपत्ति जो है किसी आतंकवादी गतिविधि के द्वारा या आतंकवादी क्रियाकलाप के द्वारा या उन क्रियाकलाप को अग्रसर करने के लिए जो है ऐसी संपत्ति को रखा गया है या ऐसी संपत्ति को अर्जित किया गया है, तब वह ऐसी संपत्ति को सीज कर सकेगा, यानी कि उसका अभिग्रहण कर सकेगा। और ऐसा अभिग्रहण जो है वो वहाँ के जो राज्य के पुलिस महानिदेशक है उनसे पूर्वानुमोदन के द्वारा करेगा। और अगर जो ऐसा व्यक्ति है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण के अंतर्गत कार्य कर रहा है, तो उसके महानिदेशक से पूर्व अनुमोदन के बाद ही ऐसी संपत्ति को सीज करेगा। यदि अन्वेषण अधिकारी जो है ऐसी संपत्ति सीज करता है तो सीज करने के 48 घंटे के भीतर इस धारा के अंतर्गत जो है 48 घंटे के भीतर जो अभिहित अधिकारी है यानी कि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसको उस संपत्ति के अभिग्रहण की सूचना देगा। और ऐसी सूचना की प्राप्ति के बाद जो अभिहित अधिकारी है वह उसे 60 दिन के भीतर यानी कि 60 डेज़ के अंदर यह निश्चित करेगा कि वह जो संपत्ति सीज की गई है वह सही है, यानी कि उसकी या तो पुष्टि करेगा या उसे रिवोक कर देगा, यानी कि उसे प्रतिसंहत कर देगा। तो ये दोनों ही काम जो है अभिहित अधिकारी के द्वारा किए जाएंगे। अगर अभिहित अधिकारी इसके अंतर्गत कोई आदेश कर देता है तो उस आदेश की तारीख से जो है 1 महीने के भीतर यानी कि 30 दिन के भीतर जो है न्यायालय को कोई व्यक्ति जो उससे व्यथित है वो व्यक्ति जो है धारा 25(6) के अंतर्गत जो है न्यायालय के अंदर अपील कर सकेगा उस आदेश के विरुद्ध। सेक्शन 26 कोर्ट टू ऑर्डर फॉरफीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, न्यायालय द्वारा आतंकवाद के आगम के संपहरण का आदेश दिया जाना। जैसा कि धारा 25(6) के अंतर्गत जो है अपील की जाती है न्यायालय को अभिहित अधिकारी के आदेश के विरुद्ध, तब न्यायालय को यदि ऐसा लगता है कि जो ऑर्डर दिया गया है
उस संपत्ति के विरुद्ध यदि वह सही है तो वह उसकी पुष्टि कर देगा, यानी कि उसे वैसा का वैसा ही रहने देगा। और अगर न्यायालय को लगता है कि जो ऑर्डर दिया गया है वो सही नहीं है या गलत है, अगर जो आवेदक है वह उसे प्रूव कर देता है, तब उसे वह उस आदेश को उस आदेश से उस संपत्ति को मुक्त कर सकेगा। यही धारा 26 के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन 27 इश्यू ऑफ शोकॉज नोटिस बिफोर फॉरफीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद के आगम के संपरण से पूर्व हेतु दर्शित करने की सूचना का जारी किया जाना। यह जो धारा है ये 25 और 26 के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है उस दोनों के पहले जो है इम्पोर्टेंस इसी सेक्शन का आता है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कोई भी संपत्ति को जो है सीज करने के पहले उस संपत्ति से जो संबंध व्यक्ति है उसे उसके बारे में सूचना देनी होगी कि आखिर ये संपत्ति क्यों सीज की जा रही है, और उसे अपने पक्ष का जो है उसका जो जस्टिफिकेशन है वो देने का उसे जो है अवसर दिया जाना होगा। यही जो है धारा 27 के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन 28 अपील। धारा 26 के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश प्राप्ति की तारीख से 1 माह के भीतर उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। और हाई कोर्ट को अगर जो है इसके अंतर्गत जो अपील की गई है इसमें अगर ये लगता है कि जो ऑर्डर दिया गया है वह सही है तो हाई कोर्ट उसकी पुष्टि कर सकेगा, या फिर ऐसे ऑर्डर को जो है रिवोक कर सकेगा, प्रतिसंहत कर सकेगा। और इसके अंतर्गत अगर सेक्शन अपील के अंतर्गत अगर न्यायालय को ये लगता है कि जो संपत्ति है वह वापस नहीं की जा सकती तो उस संपत्ति के बराबर का जो मूल्य है या फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट काउंट होता है वह उस व्यक्ति को व्यथित व्यक्ति को दिया जा सकेगा। सेक्शन 29 ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर नॉट टू इंटरफेयर विथ अदर पनिशमेंट्स। ये एक सिंपल सी सेक्शन है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ लेना चाहिए कि संपरण के आदेश का अन्य दंडों में बाधा न डालना। जो संपरण यानी कि जो संपत्ति को सीज करने के जो ऑर्डर हैं जो 25, 26, 27 में हमने देखे या 28 में हमने देखे, जो अगर ऑर्डर किए भी जाते हैं तो ऐसी संपत्ति को संप्रत कर लेने का मतलब ये नहीं होगा कि अगर कोई अध्याय 4 या 6 के अंदर जो है अगर उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है या उसके अंदर वो दोषी पाया जाता है तो जो उसको दंड दिया जा रहा है उसके अंतर्गत ये जो संप्रत की गई चीज़ें हैं ये बाधा डाले, तो यानी कि वो बिल्कुल सेपरेशन होगा, वो चीज़ अलग होगी, ये अलग होगा। सेक्शन 30 क्लेम्स बाय थर्ड पार्टी। तो तीसरे पक्षकार द्वारा दावे। तो अगर ऐसी कोई संपत्ति जो है अगर उसे संप्रत कर लिया जाता है यानी कि सीज कर लिया जाता है तो उसके खिलाफ अगर कोई चाहे कोई व्यक्ति जो उससे संबंध हो या कोई तीसरा व्यक्ति जो है उससे उस संपत्ति को छुड़ाने के लिए यानी कि उसे उस आदेश से मुक्त कराने के लिए आवेदन कर सकेगा। यही बताया गया है सेक्शन 30 के अंदर। सेक्शन 31 पावर्स ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अभिहित अधिकारी की शक्तियाँ क्या होंगी? तो अभिहित अधिकारी को सिविल न्यायालय की सारी शक्तियाँ होंगी किसी मामले के पूर्व या उसकी जांच के दौरान। यही सेक्शन 31 के अंदर बताया है। सेक्शन 32 सर्टेन ट्रांसफर्स टू बी नल एंड वॉइड। कतिपय अंतरण का अकृत और शून्य होना। तो जो धारा 25 के अंतर्गत अगर किसी संपत्ति को संप्रत करने का आदेश दिया जाता है या कुर्क करने का आदेश दिया जाता है, या फिर धारा 27 के अंतर्गत जो है किसी सूचना में ये बताया जाता है कि ऐसी संपत्ति को जो है संप्रत करने का आदेश दिया गया है, तब ऐसी आदेश के या ऐसी सूचना के जारी होने के बाद यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को किसी और को ट्रांसफ़र करता है या अंतरण करता है, तब जो ऐसा अंतरण है वो नल और वॉइड होगा, मतलब वह जो अंतरण है उसी वक्त से अकृत और शून्य हो जाएगा। धारा 33 सेक्शन 33 फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन्स। कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण। तो इसके अंदर यह बताया गया है कि ऐसे कौन व्यक्ति होंगे जिनकी जो संपत्ति है उसका जो है संपहरण यानी कि फॉरफीचर किया जा सकेगा। तो अध्याय 4 या 6 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई चल रही है या वो उसके अंतर्गत दोषी पाया गया है तो ऐसे व्यक्तियों का जो है जो संपत्ति है उसको फॉरफीचर किया जा सकेगा। अध्याय 4 और 6 के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि जो आतंकवादी गतिविधियों से रिलेटेड लोग हैं वही इसके अंतर्गत काउंट हो रहे हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वह है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उच्च क्वालिटी के यानी हाई क्वालिटी की जो है कूटकृत भारतीय करेंसी से रिलेटेड कोई अपराध करता है, यानी कि या तो उसका जो है कूटकृत निर्माण करता है या उसे जो है परिचालन करता है और ऐसे परिचालन के द्वारा उसके ऊपर जो है धन अर्जित करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकेगी और उनकी जो संपत्ति है उसे संप्रत की जा सकेगी। यही धारा 33 में बताया गया है। सेक्शन 34 कंपनी टू ट्रांसफ़र शेयर्स टू गवर्नमेंट। कंपनी द्वारा सरकार को शेयरों का अंतरण किया जाना। तो इसमें यह बताया गया है जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि कंपनी भी इस आतंकवादी गतिविधियों में या किसी में अगर इन्वॉल्व होती है और अगर दोषी पाई जाती है तो उसकी भी संपत्ति जो है वो संप्रत की जा सकती है। तो ऐसी संपत्ति में अगर शेयर्स आते हैं तो उस शेयर को जो है कंपनी को कोर्ट के आदेश यानी न्यायालय के आदेश के द्वारा उस संपत्ति को जो है उन्हें ट्रांसफ़र करना होगा, यानी कि गवर्नमेंट के नाम से रजिस्टर करना होगा। अब चाहे वो राज्य सरकार के नाम से किया जाए या केंद्र सरकार के नाम से किया जाए। तो ये था हमारा चैप्टर 5
इसके बाद आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ही बताया गया है कि जो शेड्यूल्स है उसके अंदर कौन नाम जोड़ सकेगा, कौन नहीं जोड़ सकेगा और क्या दंड हो सकेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। सेक्शन 35, अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल और अनुसूची आदि का संशोधन। तो ये सेक्शन 35 जो है, इसमें ये बताया गया है कि जो अनुसूचियाँ हैं इस एक्ट के अंतर्गत वो 4 अनुसूची है, जिसमें से चौथी अनुसूची जो है वह 2019 के अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई है। तो इन 4 अनुसूचियों में कौन संशोधन कर सकेगा, तो केंद्र सरकार जो है इन 4 अनुसूचियों के अंतर्गत जो है संशोधन कर सकेगा। और जो इसके अंदर 4 अनुसूची है उसमें पहली अनुसूची में अगर किसी संगठन का नाम जोड़ना है, किसी आतंकवादी संगठन का नाम जोड़ना है, तो वह केंद्र सरकार जोड़ सकेगी और हटा सकेगी। और चौथी अनुसूची जो है अगर उसमें किसी इंडिविजुअल यानी कि किसी व्यक्ति, आतंकवादी व्यक्ति का नाम जोड़ना है, कोई सिंगल पर्सन है, तो वो जो है केंद्र सरकार जोड़ सकेगी और उसे हटा सकेगी। और जो जो सेकंड और थर्ड जो अनुसूची है उसके अंतर्गत जो है इसकी जो फॉरफीचर ऑफ करेंसी और इससे रिलेटेड जो अपराध हैं उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 36, डी नोटिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, आतंकवादी संगठन या व्यष्टि को अधिसूचना से निकाला जाना। जैसा कि 35 में हमने देखा कि उसके अंतर्गत जो पहली और चौथी अनुसूची है उसमें नाम जोड़ना और हटाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास होगी। तो वही धारा 36 में बताया है कि आतंकवादी संगठन या व्यष्टि की अधिसूचना से निकाला जाना, यानी कि उसका नाम कैसे हटाया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति या किसी संगठन का नाम पहली और चौथी अनुसूची में से हटाना है तो उसके लिए केंद्र सरकार को आवेदन करना होगा। और ऐसा आवेदन जो है वह संगठन के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि जो संगठन जिसको बैन किया गया है उसके द्वारा किया जा सकता है, या उससे प्रभावित कोई व्यक्ति है तो उसके द्वारा जो है। तो उससे प्रभावित व्यक्ति कौन होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो है उसके अंतर्गत जो है आवेदन किया जाएगा जो उस संगठन के बैन किए जाने की वजह से प्रभावित हुआ है, या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल जिससे कोई सहबद्ध कोई व्यक्ति है जो उस इंडिविजुअल को जो है उस चौथी अनुसूची में जिसका नाम डाल दिया गया है उसकी वजह से अगर वो प्रभावित हुआ है तो वह भी उसके लिए जो है आवेदन कर सकेगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार ऐसा आवेदन जो है अगर नामंजूर कर देती है तब ऐसी स्थिति में जो है उस नामंजूर करने की दिनांक से जो है 1 माह के भीतर रिव्यू कमेटी यानी कि जो पुनर्विलोकन समिति है जो धारा 37 के अंदर गठित की गई है उसको जो है वह व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। रिव्यू कमेटी जो कि धारा 36 में देखा कि उसको आवेदन कर सकेगा, तो रिव्यू कमेटी जो है यह केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाएगी और एक या अधिक बनाई जा सकती है। ऐसी समिति के अंतर्गत एक अध्यक्ष होगा और 3 से अनधिक मेंबर यानी कि 3 मेंबर तक हो सकेंगे, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 4 मेंबर होंगे। और इन सबकी सेवा और शर्तें वह होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा निश्चित किए जाएँ। इसका जो अध्यक्ष होगा वह या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर रहा हो, मतलब उसके लिए यह कंडीशंस मैंडेटरी है कि या तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो। सेक्शन 38, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध। तो अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि कोई जो संगठन है वो आतंकवादी क्रियाकलापों में लिप्त है या आतंकवादी संगठन जो है वो आतंकवादी जो कार्य हैं उसमें कार्य में करने में लिप्त है, ये जानते हुए वह किसी संगठन के साथ जुड़ेगा या फिर उसके जो कार्य हैं उनको करने के लिए उनके साथ जुड़ा रहेगा, या ये घोषणा करेगा कि वो उनके कार्यों के साथ जो है आगे जुड़ा रहता है या कार्य उनके साथ करता रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति अगर ये घोषित कर दे तो ये समझा जाएगा कि वह उसका सदस्य है। और अगर ऐसा सदस्य रहने के दौरान अगर वो कोई अपराध कारित कर देता है तो उसको जो है इसके अंदर दंडित किया जा सकेगा, और जो ऐसा दंड है वो 10 वर्ष तक की जो है उसे कारावास की सज़ा दी जा सकेगी और जुर्माने से या फिर दोनों से उसे दंडित किया जा सकेगा। लेकिन इसका जो परंतु है उसमें बताया गया है कि अगर ऐसा जो व्यक्ति है वह यह साबित कर देता है कि जब इस संगठन को पहली अनुसूची के अंतर्गत लिस्टेड किया गया यानी कि उसके अंदर डाला गया तब वह इसका जो है सदस्य नहीं था, या फिर उसे ऐसी अनुसूची में डालने के पहले वो इसकी सदस्यता छोड़ चुका था, वह इसके कार्यों में लिप्त नहीं था, तो उसके ऊपर यह धारा लागू नहीं होगी। सेक्शन 39, ऑफेंसेस रिलेटेड टू सपोर्ट गिवन टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने 38 में देखा कि अगर कोई उसका जो मेंबर है या उसका जो संगठन का जो है मेंबर होने का कार्य करता है तो उसके लिए क्या सजा होगी, ठीक उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि किसी आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन यानी कि सपोर्ट से संबंधित अपराध क्या हो सकता है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी संगठन के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लोगों को आमंत्रण देता है कि उससे आके जुड़े, या फिर जो है उस आतंकवादी संगठन की जो मीटिंग्स हैं यानी कि जो सभाएं हैं या बैठक है उसके लिए अरेंजमेंट करता है, व्यवस्था करता है, या फिर ऐसी जो मीटिंग होने वाली है उसको संबोधित करता है यानी कि उसके अंतर्गत जो है एड्रेस करता है उस मीटिंग को, तो ये समझा जाएगा कि उसने कुछ अपराध किया है और ऐसे अपराध के लिए जो है उसे पनिश किया जा सकेगा, और ऐसी जो सज़ा है वो 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसे दंडित किया जा सकेगा।
सेक्शन 40 ऑफेंसेस ऑफ रेजिंग फंड फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसी आतंकवादी संगठन के लिए निधि जुटाने का अपराध। जैसा कि हमने इसके पहले जो स्टार्टिंग सेक्शन था चैप्टर 2 के अंदर हम देखा था कि जो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए निधि जुटाने के लिए जो दंड दिया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 40 के अंदर कि अगर कोई आतंकवादी संगठन है और उसके लिए निधि अगर कोई मतलब उसके लिए जो फंड अगर कोई इकट्ठा कर रहा है तो ये ऐसा फंड इकट्ठा करने के लिए उसे क्या सज़ा दी जा सकेगी वो सेक्शन 40 में बताया गया है। तो ऐसे फंड कैसे रेज किए जा सकेंगे, तो हो सकता है कि वह किसी से कलेक्ट करने के लिए किसी को आमंत्रण दे कि वो उसमें पैसा जमा करवाए, या फिर जो है किसी से उस रिलेटेड यानी कि आतंकवादी क्रियाकलापों को ग्रसन करने के लिए धन प्राप्त करे, या फिर किसी से कहे कि उस धन को उपलब्ध करवाए, यानी कि उसको लाना ले जाना ट्रांसपोर्टेशन, ये सब भी इसमें इंक्लूड आता है। और अगर ऐसा जो धन है वह चाहे उधार लिया हो या फिर उस धन के बदले किसी को कुछ ना भी दिया हो, यानी कि बिना प्रतिफल के बिना कंसिडरेशन के भी अगर कोई जो है मनी अगर लिया है या धन लिया है तो वह जो है इसके अंतर्गत जो है निधि जुटाने का जो अपराध है वो गठित होगा, और ऐसे अपराध के लिए उसे 14 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। तो ये थे दोस्तों चैप्टर 5 और चैप्टर 6। जो चैप्टर 7 है उसके बारे में और जो अनुसूची है उसके अंतर्गत कौन कौन जो संगठन है उसकी जो लिस्ट है वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके अंदर जो है डाल देंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।